औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ स्टेन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनसे हट के कुछ स्पेशल स्टेन्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पिगमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिगमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको स्टेन किया जाता है। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स जो है वो जर्नल थ्योरी ऑफ स्पेशल स्टेनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जर्नल थ्योरी ऑफ स्पेशल स्टेनिंग देखते हैं हम क्या है। स्टेन अपटेक इज़ ड्यू टू द डाई टिश्यू या रीजेंट टिश्यू एफिनिटीज, सो द टिश्यू कंपोनेंट इज़ इंटेंसली स्टेन्ड। जर्नल थ्योरी ऑफ स्पेशल स्टेनिंग जो है वो क्या है कि जो स्टेन का किसी भी टिश्यू को चढ़ना, अपटेक कहते हैं अब्जॉर्ब होने को। किसी भी टिश्यू के अंदर स्टेन का अब्जॉर्ब होना उस डाई या उस रीजेंट का टिश्यू के साथ जो एफिनिटीज़ हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा उस स्टेन की उस टिश्यू को, जिस टिश्यू को जाकर उस स्टेन ने स्टेन करना है, जितनी ज़्यादा एफिनिटीज़ होंगी उतनी जल्दी वो स्टेन उस टिश्यू को चढ़ जाएगा। ठीक है जी। सो एफिनिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टेन टू द टिश्यू। ये है जर्नल थ्योरी ऑफ स्पेशल स्टेनिंग। इसके बाद हम देखेंगे the staining also depends on the stain's tendency to transfer from the solution into the section, which depends on the stain's interaction with the solvent and tissue. इसके अलावा वो ये कह रहा है कि स्टेन्स की जो टेंडेंसी है कि कितनी मिकदार में स्टेन चढ़ता है, वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो स्टेन जिस सॉल्यूशन के अंदर बनाया गया है उस सॉल्यूशन में से निकलकर उन टिश्यूज़ को जो है कितनी जो है देर में जाकर स्टेन करता है। सो स्टेनिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेन टेंडेंसी कि कितनी देर में वो स्टेन सॉल्यूशन से टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है ना। टू ट्रांसफ़र फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सेक्शन विच डिपेंड्स ऑन द स्टेन इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट एंड टिश्यू। तो अगर उस स्टेन की उस सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक होंगी, जिसको हम सॉल्वेंट कह लें, ज़ाहिर बात है उस स्टेन को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो वो स्टेन सॉल्यूट कहलाएगा, और वो सॉल्यूशन जिसमें हमने स्टेन को डिज़ोल्व किया हुआ है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब दूसरी जो चीज़ है जहाँ पर अब स्टेन ने जाना है वो है टिश्यू। तो अब अगर वो स्टेन उस सॉल्वेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो ज़ाहिर बात है वो टिश्यू के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ ही खुश रहेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के। अगर उस स्टेन ने सॉल्वेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, वीक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो स्टेन बड़ी जल्दी से सॉल्वेंट में से निकलकर टिश्यू को जाकर चढ़ जाएगा। ठीक है। द इंटरसेलुलर substances are further divided into the formed or fibrous tissues, amorphous or gel। ठीक है जी। तो जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस हैं उनको फर्दर आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे बेटा आ जाती है फॉर्म्ड या फाइब्रस टिश्यू, और नंबर 2 पे आ जाता है अमॉर्फस या जेल। सो स्टेनिंग फॉर फाइब्रस इंटरेक्शन सब्सटेंसेस, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? कोलेजन फाइबर्स है, रेटिकुलर फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोलेजन फाइबर्स को। ठीक है जी। कोलेजन फाइबर्स को, कोलेजन फाइबर्स क्या हैं? देखें, देर आर 6 टाइप्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स फार्मिंग द बल्क ऑफ बॉडी मैट्रिक्स एंड मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। वो कहता है कि 6 तरह के कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि आपकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा बनाते हैं
और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो भी बनाते हैं। तो स्टेन विद एसिड डाई जैसा कि वॉन जेंसन मेसन ट्राइक्रोम है, बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी ऑफ द कैटायनिक प्रोटीन टू द आयनिक रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द एसिड डाई। वो कहते हैं कि इनको जो डाई हम देंगे वो होगा हमारा कौन सा डाई? एसिड डाई। क्यों? क्योंकि एसिड डाई जो है वो एन उसके अंदर एन आयोनिक रिएक्टिव ग्रुप होता है, नेगेटिव चार्ज रिएक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है ना। और वो जाकर किसके साथ हाई एफिनिटी रखेगा? किसके साथ हाई एफिनिटी रखेगा? कैटायोनिक प्रोटीन के ऊपर। जो प्रोटीन कोलेजन फाइबर्स में है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको जाकर उस स्टेन के अंदर जो कि एसिडिक स्टेन है, उस एसिडिक स्टेन का जो नेगेटिव एन आयोनिक ग्रुप है वो जाकर उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है जी। सो कोलेजन फाइबर्स को कौन से स्टेन्स आएंगे? एसिडिक स्टेन्स। कोलेजन फाइबर्स को कौन से स्टेन आएंगे बेटा? एसिडिक स्टेन। नेक्स्ट है जी रेटिकुलर फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? रेटिकुलर फाइबर्स। दे फॉर्म द बल्क ऑफ 3-dimensional supporting the framework of the cellular organs like the spleen, liver and lymph nodes. रेटिकुलर फाइबर्स क्या है? देखें, दे फॉर्म द बल्क ऑफ 3-dimensional supporting the network of the framework of the collagen organs, सेलुलर ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन है, लिवर है या लिम्फ नोड। ये किसको बनाते हैं बेटा? तो जो रेटिकुलर फाइबर्स होंगे ये स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड्स के अंदर 3-dimensional स्ट्रक्चर बनाएंगे। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो कहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जो मुख्तलिफ़ तरह की पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और इसके अलावा ये एक क्लू देता है डायग्नोसिस को, जैसे कि ग्रेडिंग है या स्टेजिंग है हेपेटाइटिस की लिवर के अंदर, ठीक है जी, हेपेटाइटिक लिवर के अंदर, या फिर लिम्फोमा वर्सेस रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया लिम्फ नोड्स के अंदर, या फिर जो वेरियस पैथोलॉजीज़ हैं बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर, या फिर दूसरे टिश्यूज़ के अंदर। सो ये देखें, दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड। ये अब जो रेटिकुलर फाइबर्स है ये हम किससे इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, किससे स्टेन करेंगे? ये हम करेंगे अर्गैरोफिल सिल्वर इम्प्रेगनेशन से या फिर PAS से, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। ये टेक्निक्स जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं दोनों, और ये स्टेन्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? रिएक्टिव ग्रुप के ऊपर, जो कि कार्बोहाइड्रेट मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है और ना कि फाइबर्स के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन स्पेशली ये कहाँ पर मौजूद होगा? स्पेशली ये होता है बेटा रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और इसके अलावा इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर। सो लाइट माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो है वो मुख्तलिफ होती है वाज़े तौर पे, और डिपेंड करती है कि लोकेशन के ऊपर, और इस तरह से बहुत ज़्यादा फाइन जो है सिंगल फाइबर्स जो कि अपर डर्मिस में मौजूद होते हैं, जैसा कि मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लार्ज आर्टरीज के अंदर, उनमें आपको ये फाइन सिंगल फाइबर्स नज़र आएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के साथ। किसमें? अपर डर्मिस में, जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज आर्टरीज हैं। इसके अलावा इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक अमार्फस सब्सटेंस है जिसमें प्रोटीन है जो कि सेंट्रल कोर है, और ये गिरी हुई होती है माइक्रोफिब्रिल इलास्टिक फाइबर्स के साथ, जो कि माइक्रोफिब्रिल प्रोटीन है, ठीक है ना। इलास्टिक फाइबर माइक्रोफिब्रिल प्रोटीन, और ये क्या करती है? ये ख़ास तौर पे टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इलास्टिक है ना, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। सो वो कहता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ टू वेरीज विद एज। इसकी जो प्रोपोर्शंस हैं या इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मुख्तलिफ होती रहती है उम्र गुजरने के साथ।
यंग्स के अंदर जो डोमिनेंट फ्रैक्शन होगा वो माइक्रोफिबुलर प्रोटीन होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती रहती है उम्र के साथ। यंग फाइबर्स में जिनमें हाई कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा फाइबर माइक्रोफिबुलर प्रोटीन्स की, उसमें जो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट है, वालेकुम वो सलाम, टेस्ट देना था मेडिकल का, तो वो उधर ही सैंपल मैंने रख दिया, कोई भी नहीं है उधर। वहाँ पर लड़का बैठा तो है, कोई भी नहीं है। वो फर्स्ट वाले हाँ जी, खिड़की में। नहीं, आप अंदर रूम में देखें वहाँ पर है वो। अच्छा जी, young fibers with high extra fiber microfibular protein shows a positive periodic acid shift reaction वो पॉजिटिव periodic acid shift reaction जो है वो देंगे। इसके बाद देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होंगी, जो कि सेपरेट करती हैं, सेपरेटिंग द कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम द एपिथेलियम। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को एपिथेलियम से जो है वो अलग करेंगी। इसके अलावा इसमें देखें एंडोथीलियम है, या फिर मिजोथीलियल सेल्स हैं, या फिर मसल फाइबर्स हैं, या फिर फैट सेल्स हैं, या फिर नर्व टिश्यूज़ हैं, ये हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर मौजूद होंगी? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू को एपिथेलियम से या एंडोथीलियम से या मिजोथीलियल सेल से या मसल सेल से या फैट टिश्यू से अलग करती हैं। इसके फिर आगे 3 जोन्स हैं, इनके 3 जोन्स ऑफ लेयर्स हैं। इसमें लेमिना रेरा है जिसमें लूसीडिया है, ये जुड़ा हुआ होगा सरफेस सेल्स के साथ और ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर बनता है। उसके बाद आ जाएगा लेमिना डेंजा जो बेजल लेमिना है और टाइप 4 कोलेजन है। और इसके बाद जो है ये तीसरा आ जाएगा लेमिना रेटिकुलरिस, जो कि जिसमें फाइब्रस एलिमेंट्स हैं और ये कॉन्टीन्यूस होता है किसके साथ? अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ। इन बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम स्टेन करते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट या मेथिनामाइन सिल्वर के साथ, ठीक है ना, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट PS या फिर मेथिनामाइन सिल्वर के साथ। नेक्स्ट है बेटा इसमें ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन, ठीक है जी। तो दिस इज़ सिंपल पॉलीसेकेराइड, ये एक सिंपल पॉलीसेकेराइड है और ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और इसके अलावा हाई क्वांटिटीज़ में ये मौजूद होगा लीवर के अंदर, कार्डिक और स्केलेटल मसल्स के अंदर, हेयर फॉलिकल्स के अंदर, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वजाइना, एक्टोसर्वाइकल एपिथेलियम, मिजोथीलियल सेल्स, इसके अलावा न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट्स और मेगाकैरियोसाइट्स के अंदर। क्लिनिकल यूटिलाइजेशन क्या है कि ये कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, इसके अलावा किडनी, लीवर, ओवरी, पेंक्रियास, इविंग सार्कोमा और सेमिनोमा और कुछ मिजोथीलोमास जो हैं उनके अंदर जो है ये मौजूद होता है। म्यूसिन देखें, म्यूसिन जो है मोस्ट सरफेस जो है, ज़्यादातर जो सरफेस हैं बेटा वो कोटेड होती हैं म्यूसिन से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ख़ास तौर पे लुब्रिकेटरी फंक्शन है, इसका लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। इसके साथ साथ ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है आयोनिक और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के लिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये एंटी एडहेसिव एक्शन भी रखता है बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया इसके साथ आकर नहीं जुड़ सकते। अच्छा जी, उसके बाद देखिए केमिकली क्या होता है कि जो म्यूसिन है वो या तो म्यूकोपोलीसेक्राइड्स होंगी या फिर ग्लाइकोजामिनो ग्लाइकेन्स होंगी, ठीक है ना। म्यूकोपोलीसेक्राइड या ग्लाइकोजामिनो ग्लाइकेन्स, ये या तो एसिड्स होंगी या फिर न्यूट्रल्स होंगी। इनको जो स्टेन इस्तेमाल इनके लिए होता है वो आमतौर पे होता है PAS और ग्रोकॉट स्टेन। और रूटीन में क्या होता है कि हीमोटॉक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग जो है ये म्यूसिन स्टेन्स को जो है वो लाइट ब्लू स्टेन के साथ स्टेन करती है। इसके साथ साथ बेटा देखें क्लिनिकल यूटिलाइजेशन। अब न्यूट्रल म्यूसिन है जिसमें कार्सिनोमा स्टोमिक का है, ठीक है जी।
इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, न्यूट्रल म्यूसन कब होगी? जब कार्सिनोमा होगा स्टोमिक का, और डिफ्यूज टाइप स्टेन होगी पैस के साथ। मोस्ट म्यूसन जो है, ज़्यादातर म्यूसन उनमें एक्टिव हेक्सोस ग्रुप होता है और वो PAS पॉजिटिव होंगे, जिनमें न्यूट्रल और एन एसिटाइल सियालोम्यूसिन है। उसके बाद एसिटाइल सियालोम्यूसिन वो PAS नेगेटिव होंगे। सियालोम्यूसिन एन एसिटाइल जो है वो रेक्टम और ब्रेस्ट के कार्सिनोमा में नज़र आएगा। सियालोम्यूसिन O एसिटाइल जो है वो कोलॉन के कार्सिनोमा में नज़र आएगा। और सल्फोम्यूसिन जो है वो इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया जो स्टोमिक का है, जैसे कि एल्शियन ग्लू, उसमें नज़र आएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे लिपिड्स। लिपिड का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड लैपेजिस से निकला है, लैपोसल, जिसका मतलब होता है फैट। लिपिड जो है इनको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लिपिड्स आर डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ फैट लाइक सब्सटेंसेस करेक्टराइज्ड बाय देयर इनसॉल्युबिलिटी इन द वाटर। तो आपको पता है कि जो फैट सब्सटेंसेस हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, ठीक है ना, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती हैं। देखें, दीज फैट्स इंक्लूड्स द ट्रू फैट्स, लिपिड्स, स्टीरॉयड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। इन फैट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी? इनमें फिर बेटा आ जाएंगी ट्रू फैट्स, ठीक है जी। ट्रू फैट्स में क्या है? उनमें लिपिड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक। अब लिपिड्स में देखें, लिपिड्स हैव अ वाइटल रोल इन सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स का जो किरदार है सेल मेम्ब्रेन में वो बड़ा अहम है। इसके अलावा माइलिन में, हार्मोन्स के अंदर, सेक्रीशंस के अंदर। इसके साथ साथ देखिए हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज मेथड हैं लिपिड्स की डेमोन्स्ट्रेशन में, वो कौन कौन से हैं? वो है बेटा बाई फ्रिंजेंस ऑफ लिपिड्स और फैट स्टेन्स एंड सुडान डायस। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, ये तो बेटा थे कुछ टिश्यूज़। अब इसमें पिगमेंट्स देखें। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन लिविंग मैटर्स दैट ऑब्जर्व द विजिबल लाइट। पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग मैटर में होती हैं और ये विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करती हैं। ये फिर ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। पिगमेंट्स जो हैं उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? इनको बेटा हम एंडोजीनियस पिगमेंट्स, आर्टिफैक्ट पिगमेंट्स और एक्सोजीनियस पिगमेंट्स, तीन तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। जो इसमें एंडोजीनियस पिगमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हीमोसिड्रंस आ जाती हैं। सो ये पिगमेंट्स जो हैं वो येलो से ब्राउन ग्रैन्यूल्स के तौर पे नज़र आएंगे, जो कि आम तौर पे इंट्रासेलुलरली होते हैं, ठीक है ना। सेल्स के अंदर आपको ब्राउन से येलो से ब्राउन ग्रैन्यूल्स आपको हीमोसिड्रन के नज़र आएंगे। इनमें आयरन होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड की सूरत में, जो कि एक प्रोटीन नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है और ये इजीली मास्क हो सकते हैं मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स के ज़रिए। बेटा अनमार्क से मुराद होता है कि वाज़े एक्सपोज होना। अच्छा, वो कहता है कि बहुत सारे टेस्ट हैं, देर में बी स्टेट्स ऑफ आयरन ओवरलोड। अच्छा, इनकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं हीमोसिड्रिन की आयरन ओवरलोडिंग में? जैसा कि थेराप्यूटिक आयरन इन्फ्यूजन्स है आयरन इंजेक्शंस की फॉर्म में, या फिर अगर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जा रही है तो भी आयरन ओवरलोडिंग हो जाती है। एक्सेसिव आयरन जो है वो स्टोर होता है कुछ ऑर्गन्स के अंदर, जिसमें स्प्लीन है, बोन मैरो है और लीवर है, और इसके अलावा रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है। इन कंडीशंस को कहते हैं हीमोसिड्रोसिस। जब ज़्यादा आयरन जो है, इतना ज़्यादा आयरन हो जाए कि वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्टर्ब करने लग जाता है। व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन इज़ सो एक्सटेंसिव दैट इट अम्पेयर्स, ये अम्पेयर का मतलब होता है कि असरअंदाज होता है किसके ऊपर? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ऑर्गन का उसके ऊपर असरअंदाज होता है, और इसको फिर कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है ना, हीमोक्रोमेटोसिस। इसको फिर हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो कैसे होंगी।
इसमें आ जाएगा पर्ल्स प्रूशियन ब्लू रिएक्शन फेरिक आयरन के लिए। ये एक क्लासिकल हिस्टोकेमिकल मेथड है। इसमें क्या होगा कि बाय ट्रीटिंग विद एन एसिड फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन there is the unmasking of the ferric ion in the form of ferric oxide by the dilute HCl। जब हम एसिड फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं तो ये अनमास्क हो जाता है फेरिक आयरन आयंस के साथ, फेरिक ऑक्साइड जो है उसके साथ, जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं HCl के साथ। सो जो फेरिक आयन है वो फिर रिएक्ट कर जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन के साथ और ये प्रोड्यूस करता है इनसॉल्युबल ब्लू कलर। तो फेरिक साइनाइड जिसको प्रूशियन ब्लू कहते हैं, इसलिए इसका कलर ब्लू आता है। इसमें क्या होगा कि फेरिक आयन वो ब्लू न्यूक्लियस होगा इसका, या फिर इसमें फेरिक आयन में ब्लू न्यूक्लियस होगा। और जो दूसरे मेथड्स हैं उनमें देखें लिटिल मेथड है फेरिक और फेरस के लिए। इसमें आयरन फेरिक डार्क प्रूशियन ब्लू हो जाएगा, जबकि फेरस आयरन डार्क ब्लू होगा और न्यूक्लियाई इसमें रेड नज़र आएंगे। आपको ऊपर भी आपको न्यूक्लियाई जो है वो रेड नज़र आएंगे। फेरिक आयरन ब्लू जबकि न्यूक्लियाई रेड नज़र आएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद ह्यूकिल और पट्स मेथड है फेरिक और फेरस आयरन के लिए। उसमें फेरस आयरन रेड जबकि न्यूक्लियाई ब्लू नज़र आएंगे। इसमें भी उल्ट है। उसके बाद आ जाएगी हीमोग्लोबिन। सो दो मेथड्स हैं हीमोग्लोबिन के लिए। इसमें देखें फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है। फर्स्ट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंजाइम हीमोग्लोबिन परऑक्सीडेज, और जो सेकंड है वो है डिटेक्शन ऑफ बेंजीडीन नाइट्रोप्रोसाइड मेथड और पैटर्न ब्लू मेथड। जो दूसरा मेथड है वो क्या है, टिंक्टोरियल मेथड, जैसा कि अमाइडो ब्लैक टेक्निक और कीटेन रेड एलमंड ग्रीन टेक्निक। इसमें ल्यूको पैटर्न ब्लू मेथड है। ये क्या है, इसमें देखें जी हीमोग्लोबिन परऑक्सीडेज है। इसमें हीमोग्लोबिन परऑक्सीडेज में क्या होगा कि डार्क ब्लू आपको नज़र आएगी और न्यूक्लियाई आपको नज़र आएंगे रेड। फिर दूसरी आ जाती है इसमें बाइल पिगमेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इसमें क्या है, फॉचेट टेक्निक, वो है ग्लैमिंग टेक्निक्स जो कि मॉडिफाइड फॉचेट टेक्निक्स हैं। इसमें क्या होगा, पिगमेंट इज़ कन्वर्टेड टू ग्रीन कलर ऑफ बिलीवर्डन। पिगमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर बिलीवर्डन में, और ब्लू कोलिसायोनिन के अंदर। कैसे, बाय एन ऑक्सीडेटिव एक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड, मतलब कि फेरिक क्लोराइड के ऑक्सीडेटिव एक्शन की वजह से। किसकी मौजूदगी में, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में। पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बिलीवर्डन के ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू कोलिसायोनिन के अंदर। कैसे कि जब फेरिक क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड की मौजूदगी में तब। सो व्हेन काउंटर स्टेन्ड विद वैन जेंसन सॉल्यूशन, वीजे सॉल्यूशन के साथ जब काउंटर स्टेन करेंगे तो जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा, एसीटोनेटेड, एसेंटुएटेड, ठीक है ना, एसेंटुएटेड। इसमें देखें बाइल पिगमेंट्स क्या हैं, एमरल्ड हैं। एमरल्ड से ब्लू ग्रीन कलर के नज़र आएंगे। जो मसल है वो येलो और कोलेजन फाइबर्स हैं वो आपको रेड नज़र आएंगे। नेक्स्ट है जी पोरफेरिन पिगमेंट्स। ये प्रिकर्सर हैं हीम के, और हीम पोर्शन है हीमोग्लोबिन का। सो ये जो पिगमेंट्स हैं ये एक डेंस डार्क ब्राउन पिगमेंट के तौर पे नज़र आएंगे। द पिगमेंट्स अपीयर एज डेंस डार्क ब्राउन पिगमेंट विच इन फ्रेश फ्रोजन सेक्शंस, जो कि फ्रेश फ्रोजन सेक्शन में नज़र आएंगे।
और ये कैसा कलर देंगे, एग्जिबिट अ ब्रिलियंट रेड फ्लोरिसेंस, ये एक ब्रिलियंट रेड फ्लोरिसेंस कलर देंगे। पिगमेंट्स जो है इसमें व्हेन सीन इन द पैराफिन सेक्शंस आर व्यूड यूजिंग द पोलराइज्ड लाइट शो द ब्राइट रेड कलर। अब देखिए बेटा पोरफायरिन पिगमेंट्स देखें, ये परिकर्सर हैं हीम के और हीम पोर्शन है हीमोग्लोबिन का, ठीक है जी। सो इसमें क्या होगा, पिगमेंट्स जो है वो आपको डेंस डार्क ब्राउन पिगमेंट नज़र आएंगे जो कि फ्रेश फ्रोजन सेक्शंस में होते हैं। तो ये एक ब्रिलियंट रेड फ्लोरिसेंस कलर देते हैं। जो पिगमेंट हैं व्हेन सीन इन पैराफिन सेक्शंस आर व्यूड, जब आप उन पैराफिन सेक्शंस को देखेंगे पोलराइज्ड लाइट के लिए तो आपको ब्राइट रेड कलर के वो नज़र आएंगे। फिर उसके बाद है नॉन हिमेटोजीनियस एंडोजीनियस पिगमेंट्स। नॉन हिमेटोजीनियस एंडोजीनियस पिगमेंट में क्या है, सबसे पहले मेलानिन है। ये पिगमेंट नॉर्मली स्किन के अंदर मौजूद होता है, आँख के अंदर मौजूद होता है, सब्सटेंशिया निग्रा और हेयर फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होगा कि ये आपको नज़र आएगा बिनाइन और मैलिग्नेंट मेलिनोमा के अंदर, ठीक है जी। ये प्रोड्यूस होता है टायरोसिन से, ठीक है ना, किसके ज़रिए, इंजाइम टायरोसिनेस के ज़रिए, ठीक है ना, इंजाइम टायरोसिनेस की मौजूदगी में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। अब कुछ मेथड्स हैं इसकी जो कि इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। उनमें आ जाएगा रिड्यूसिंग मेथड, फिर है एंजाइमेटिक मेथड, सॉल्युबिलिटी मेथड और ब्लीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लोरिसेंट मेथड है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, रिड्यूसिंग मेथड है। ये कौन कौन से हैं, इनमें देखिए मेसन फेंटोना मेथड है सबसे पहले। इसमें क्या होगा कि दिस causes a reduction of ammonical silver solution to form the metallic silver known as argentafin reaction। इसको हम argentafin reaction कहते हैं। इसमें यही होगा कि अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन की रिडक्शन होगी और मेटेलिक सिल्वर प्रोड्यूस होगा। मेलानिन इसमें ब्लैक और न्यूक्लियाई इसमें जो है वो रेड स्टेन होंगे। इसके बाद स्मॉल्स जो हैं रिएक्शन है, ये मेलानिन इसमें आपको रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा, रिड्यूस हो जाएगा फेरी साइनाइड के अंदर या फिर फेरो साइनाइड के अंदर, और इससे प्रूशियन ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा फेरिक साल्ट की मौजूदगी में, और मेलानिन स्टेन हो जाएगा डार्क ब्लू और न्यूक्लियाई इसमें रेड रहेगा। एंजाइमेटिक मेथड में डोपा ऑक्सीडेज मेथड है। एंजाइम टायरोसिडेज जो है जो कि मौजूद होता है इन सेल्स के अंदर, वो ऑक्सीडाइज करेगा डोपा को और बना देगा इनसॉल्युबल ब्राउन से ब्लैक पिगमेंट। तो जो सॉल्युबिलिटी है और ब्लीचिंग मेथड है वो क्या है, इनसॉल्युबिलिटी आपको नज़र आएगी मेलानिन के अंदर, और ये होगी ड्यू टू टाइट बॉन्ड इट हैज़ विद प्रोटीन, ठीक है ना। वो कहता है कि इनसॉल्युबिलिटी आपको नज़र आएगी मेलानिन के अंदर, और ये किसकी वजह से है, इसके प्रोटीन के साथ जो टाइट बॉन्ड है उसकी वजह से आपको इनसॉल्युबिलिटी मेलानिन के साथ जो है वो नज़र आएगी। इसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं जैसे कि परमैंगनेट है, क्लोरेट है, उसके बाद क्रोमिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, उसके बाद ब्लीच है, ठीक है ना। सो ये प्रोसेस स्लो है और ये तकरीबन जो है वो 16 घंटे जो है ये ले लेता है। प्रोसेस स्लो है और तकरीबन जो है ये 16 घंटे ले लेगा। उसके बाद देखें फार्मेलिन इंड्यूस फ्लोरिसेंट है। फार्मेलिन इंड्यूस फ्लोरिसेंट क्या है, इसमें देखें ये यूज़फुल है एमिलानोटिक मेलिनोमा में, ठीक है ना। तो कोई भी मेलानिन परिकर्सर जो कि इसके अंदर मौजूद होगा तो वो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको कहते हैं कार्बोलिन, और ये डिहाइड्रोजिनेट हो जाता है और शो करता है येलो फ्लोरिसेंस को, ठीक है ना। येलो फ्लोरिसेंस जो है ये शो करेगा। उसके बाद आ जाते हैं लाइपोफ्यूजन। तो ये येलो ब्राउन से रेडिश ब्राउन पिगमेंट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और
ये यकीन किया जाता है कि ये ऑक्सीडेशन लिपिड्स की और लिपोप्रोटीन की ऑक्सीडेशन की वजह से जो है ये मौजूद होते हैं। सो ये आपको नज़र आ सकते हैं हेपेटोसाइट्स की सूरत में, इसके बाद कार्डियक मसल्स की सूरत में, और नॉर्मल एड्रीनल कॉर्टेक्स की सूरत में। या टेस्ट इसके लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो है एंडोवेरिन सेल्स जैसे कि लाइपोफ्यूसन, और ये आप देख सकते हैं लॉन्ग जहल नेल्सन मेथड में, सूडान ब्लैक टेक्निक में, और एल्डिहाइड फ्यूजन टेक्निक के अंदर। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स पिगमेंट्स हैं, इसमें फार्मिलिन पिगमेंट्स हैं, मलेरियल पिगमेंट्स हैं, स्किस्टोसोम पिगमेंट्स हैं, और मर्करी पिगमेंट्स हैं। फार्मिलिन पिगमेंट्स क्या हैं? वो कहता है कि ये एज अ ब्राउन से ब्राउनिश ब्लैक डिपॉजिट्स आपको नज़र आ सकते हैं। ये कॉमनली आपको नज़र आएंगे माइक्रो क्रिस्टलाइन डिपॉजिट की सूरत में, जो कि एक ब्राइट बाई रेफ्रिंजेंट है, ठीक है ना, बाई रेफ्रिंजेंट है। द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है इस पिगमेंट को रिमूव करने के लिए वो है अल्कोहलिक पीरियोडिक एसिड, ठीक है ना, अल्कोहलिक पिक्रिक एसिड सॉरी। मलेरियल पिगमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? इनकी मार्फोलॉजिकली ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं फार्मिलिन पिगमेंट्स के साथ, और ये प्रोड्यूस होते हैं विद इन या फिर इन द रीजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, ये रेड ब्लड सेल्स के रीजन के साथ जो है प्रोड्यूस होंगे, और इनमें मलेरियल पैरासाइट भी मौजूद होता है, और ये भी बाई रेफ्रिंजेंस प्रोड्यूस करते हैं। बेटा बाई रेफ्रिंजेंस से मुराद है कि जिनका डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दोहरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। उसके बाद स्किस्टोसोम पिगमेंट्स हैं, ये बिल्कुल सिमिलर हैं मलेरियल और फार्मिलिन पिगमेंट्स के साथ। मर्करी पिगमेंट्स क्या हैं? ये आपको नज़र आएंगे टिश्यू के अंदर जो कि फिक्सेटिव होता है, फिक्सेटिव्स के अंदर फिक्स होता है और उसमें मर्करी होता है। ये आपको नज़र आएगा ब्राउनिश ब्लैक एक्स्ट्रा सेलुलर क्रिस्टल्स की सूरत में, जो कि आमतौर पे मोनो रेफ्रिंजेंट है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। बेटा आज हमने स्पेशल स्टेन्स को डिस्कस किया है, जनरल थ्योरी स्पेशल स्टेन्स की, फिर हमने कुछ टिश्यूज़ को डिस्कस किया है जिसमें कोलाजन फाइबर्स है, रेटिकुलर फाइबर है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोजन है, म्यूसिन है, उनकी क्लिनिकल यूटिलाइजेशन। देन हमने लिपिड्स को डिस्कस किया और स्टेनिंग करैक्टरिस्टिक्स से जो हैं लिपिड्स की वो डिस्कस की है। पिगमेंट्स को डिस्कस किया है, उनका इंट्रोडक्शन हो गया, एंडोजीनस पिगमेंट्स, आर्टिफैक्ट पिगमेंट्स, एक्सोजीनस पिगमेंट्स हो गए, ठीक है ना। इसमें हीमोसिडरिन है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन, फिर हीमोग्लोबिन, फिर बाइल पिगमेंट्स, ठीक है जी, और इसके साथ साथ पोरफेरिन पिगमेंट्स, और फिर नॉन हिमाटोजीनस एंडोजीनस पिगमेंट्स जिसमें मेलानिन है, और उसके जो मेथड्स हैं जिसमें मैसन फंटाना मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड है, सॉल्युबिलिटी एंड ब्लीचिंग मेथड, फार्मिलिन इंड्यूस्ड फ्लोरिसेंट मेथड, लाइपोफ्यूजन, आर्टिफैक्ट पिगमेंट्स, फार्मिलिन पिगमेंट्स, मलेरियल पिगमेंट्स, और स्किस्टोसोमिन पिगमेंट्स के साथ मर्करी पिगमेंट्स। एक्सोजीनस पिगमेंट्स में हम टैटो पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कार्बन है, सिलिकॉन है, और एस्बेस्टॉस है, ठीक है जी। तो एक्सोजीनस पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, और ये इसमें टैटूइंग पिगमेंट्स है, ये आप रिफ्लेक्टेड लाइट्स में से देख सकते हैं। कार्बन आमतौर पे आपको लंग्स में, लिम्फ नोड्स में नज़र आएगा, अर्बन एरियाज़ के अंदर ये धुएँ शुएँ से अंदर आ जाता है। सिलिकॉन जो है ये एक इनर्ट है, इसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं हिस्टोकेमिकल मेथड्स के ज़रिए। और एस्बेस्टॉस जो है, एस्बेस्टॉस बॉडीज़ की सूरत में नज़र आता है, जो कि प्रोटीनेशियस कोट है जिसमें हीमोसिडरिन होता है, और इसको आप पर्ल्स प्रूशियन ब्लू से देख सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।